Hello and welcome back to your channel Freak Safari. My name is Abhishek and today we are going to start a very important chapter that is work, power and energy. देखो वैसे तो ऑल द टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट बट ये अपने आप में कुछ खास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज नॉट जस्ट इन द 11th बट इसका यूज आप क्लास 12th में भी करोगे 11th में तो करोगे ही करोगे. Well, this is not here to complicate your life, rather this is here to make your life easier. बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे बच्चों जहां पे कि नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना मुश्किल होगा, बट इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन द वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट आप उसको फटाफट कर लोगे. इसीलिए पे अटेंशन टू दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम लोग फटाफट सेंटर ऑफ मास में जाएंगे एंड रोटेशन स्टार्ट कर देंगे. ऑलरेडी हमने फ्रिक्शन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन कर रखे हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं देन यू कैन वॉच देम फ्रॉम द लिस्ट एंड द प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपके लिए है. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट समथिंग एल्स यू कैन लेट मी नो. आई डेफिनेटली गोना हेल्प यू ऑन दोस फ्रंट, है ना. चलिए अच्छी बात है. तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं भैया वर्क पावर एनर्जी का कि वर्क होता क्या है. हाउ डू वी डिफाइन द वर्क. तो देखो मैं ऐसे पूछता हूं विथ टू माय स्टूडेंट्स, वो सिंपल बोलेंगे सर वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा और एफ डॉट डी और एफ डॉट एस, जो भी उनकी मर्जी है, जो भी उनकी श्रद्धा है, एस और डी में जो भी है वो फटाफट बोल देंगे. हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इट इज ऑल अबाउट द एफ डॉट एस वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास. चलो कुछ हद तक ये भी सही है, बट इज दैट द परफेक्ट आंसर टू द वर्क? आई वुड से नो. तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है थोड़ा उसको समझेंगे, बट पहले तो इतना समझ लो कि हम लोग वर्क जब पूछते हैं और वर्क जब भी कोई बोलता है तो सिंपल बोलेगा कि सर वर्क इज ऑल अबाउट योर एफ डॉट एस, ऐसे बोल देगा. सिंपल सी बात है. एंड सम केसेस में दे वुड से कि सर इट इज जस्ट एफ एस इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री और माइनस ऑफ एफ एस इफ द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. ये फटाफट सा आंसर सबके सामने आता है. तो थोड़ा सा समझते हैं क्या ये इट इज वैलिड इन ऑल द केसेस या फिर एक पर्टिकुलर केस है. इज दिस अ पर्टिकुलर केस, है ना. वो थोड़ा हम समझेंगे बच्चों, है ना. तो चलो इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं. हाँ, लेटर्स क्लियर आ रहे हैं. आई जस्ट वांटेड टू इंश्योर दैट, है ना. मैं थोड़ा उसको इंश्योर करना चाहता था कि क्लियर आ रहा है कि नहीं. आई बिलीव दिस इज परफेक्टली फाइन, है ना. ऑल गुड, ठीक है जी. इट लुक्स गुड. थोड़ा सा ओके. एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं इसको. तो भैया एक ऐसा मान लो कि किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे वी अप्लाइड अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन ना. ऐसे हमने एक फोर्स लगाया. लेट अस से दैट वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज अलोंग दिस वे मेकिंग सम एंगल थीटा बिटवीन द फोर्स एंड द वेलोसिटी. फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एक एंगल है जो थीटा हमने मान लिया है. ठीक है जी, अच्छी बात है. तो ऑल्सो वी नो दैट आपको जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है. अच्छा एक चीज और, लॉट ऑफ पीपल माइट हैव टोल्ड यू इट इज इंस्टेंटेनियस वर्क, बट इंस्टेंटेनियस वर्क ऐसा वैसा कुछ होता है नहीं. तो मान लो कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एस है. वेल दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो बॉडी या तो वेलोसिटी हो सकता है कि हाँ उस पॉइंट पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है. बट इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वो बिटवीन 2 पॉइंट्स ही होगा. इवन इफ आई कंसीडर दिस टू बी अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो भी एक एक डिस्प्लेसमेंट होगा. देयर गोना बी सम डिस्टेंस और इसमें कुछ टाइम तो स्पेंड होगा ही होगा. तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है. वी कैन हैव द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वी कैन हैव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ होता है नहीं. हाँ, बट ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम वो इसी डायरेक्शन में होगा अलोंग द वेलोसिटी. हाँ, हमको ये भी पता है कि वेलोसिटी वुड ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हमने काइनेमेटिक्स में उसको देख रखा है. बट एनीवेज अगर मैं मानूं कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे मैं इसको लिख देता हूं बिकॉज आई एम गोना टॉक अबाउट दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, या पॉइंट सिस्टम, आपको जो मर्जी है उसको बोल लो. फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट छोटा सा जो वर्क होगा, लिटिल वर्क, स्मॉल वर्क, दैट शुड बी गिवन एज एफ डॉट डी एस. हाँ ये बिल्कुल सही है. ये बिल्कुल सही है that if I want to talk about the small work done, elementary work done for this elementary displacement,
by this force which is acting at an angle of theta would be given as this. अच्छी बात है, कोई बुरी बात इसमें अपन को दिखता है नहीं, है ना, अच्छी बात। Now let us suppose कि if this displacement, और ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट होके किसी दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, उस केस में द टोटल वर्क डन होगा, द टोटल वर्क डन, लेट्स सपोज टोटल वर्क डन शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बात सही है। अब अपन को दो केसेस को देखना होगा, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या फिर एक वेरिएबल फोर्स है। इज दिस द कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स। और आपको एक बात और भी पता होगा कि इंटीग्रेशन वेक्टर्स के लिए यूज नहीं होता है, हाँ, बट फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर अ स्मॉल एलिमेंट्री डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि हमने पता है कि इवन इफ आई टॉक अबाउट द कर्विलिनियर मोशन, उस कर्विलिनियर मोशन में भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लीनियर ही होता है। मैंने इस पे चर्चा कर रखा है काइनेमेटिक्स में, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ द काइनेमेटिक्स का, है ना। तो इफ लेट्स सपोज अब द बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, ना, ऐसा कुछ बॉडी गया है, और मे बी थोड़ा सा इसको और कर्व कर लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ, है ना, ओके। तो लेट अस सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट ए और ये आपका बच्चों फाइनल पॉइंट बी हो गया है। इफ आई लुक एट द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसी एक स्मॉल टाइम के लिए, तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा ना। इसको ds1 मान लो, ऐसे करके ds2 मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ds3 मान सकते हो आप, और ऐसे करते करते आप पूरा इसको डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो। But if you look at the net displacement, if you add these vectors by the rule of polygon, rules of vector addition, तो आपको जो वेक्टर सम मिलेगा that would be along the direction of AB, and the net sum of all these vectors, अगर मैं लिखता हूँ sum of all these dsi where I is equals to 1 to n, then this is going to give you the net displacement, and that, my dear students, is going to be AB. A और B से ही वो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है AB वही इसको रिप्रेजेंट करता है। इफ आई ऐड ऑल दिस वेक्टर बाय द पॉलीगन्स रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, अपने को यही मिलने वाला है। इतना बात तो क्लियर है ना, अच्छी बात है ना। देखो इंटीग्रेशन यूज हम लोग क्यों कर पाते हैं इस केस में, क्योंकि फॉर दिस पर्टिकुलर इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। दिमाग से ध्यान से बात को सुनना, मेरी बात होगा ना। फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन से ऐड कर सकते हैं। बट इफ आई लुक फॉर द एंटायर थिंग, हम लोग इंटीग्रेशन यूज नहीं कर पाते हैं ना। एनीवेज, तो अगर मान लो कि ये फोर्स जो है ये दो टाइप का हो सकता है, दिस फोर्स कुड बी अ कांस्टेंट फोर्स और दिस कुड बी अ वेरिएबल फोर्स, a variable force. So forces over here could be of two nature, the constant and the variable. दूसरी बात कि भैया ये ds क्या लिए हो सर, what is this ds according to you in this particular relation, ये ds है क्या। तो guys let me tell you one simple thing, अच्छा इसको हम बाद में लिखेंगे, थोड़ा स्पेस अपने लिए बना लेते हैं ना। ये जो ds है ना, इसको आप अच्छे से लिख लो। तो so this is the displacement, और elementary displacement बोल सकते हैं ना, displacement है ना, ये मैंने distance लिख दिया, हट भाई। So this is the elementary displacement of point of application of force. Point of application of force, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज नोट कर लो। Point of application of force, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में बात करता है, ना कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ना कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। थोड़ा इसको समझते हैं, जैसे कि चलो इस बोर्ड को ही देख लो। अगर आप इस पे हैंड को रब कर रहे हो, सीरियस, इफ आई एम रबिंग द हैंड, आपको थोड़ी देर में चलेगा पता है कि भैया इसमें थोड़ा सा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अब अप्लाइंग द फोर्स, मैं फोर्स हाथ से अप्लाई कर रहा हूं, देखो क्या ब्लॉक, क्या ये बोर्ड मूव कर रहा है? नहीं, ये बोर्ड मूव नहीं कर रहा है, बट स्टिल आई कैन फील अ बिट ऑफ हीट बीइंग जनरेटेड। एक हीट थोड़ा फील कर पाते हैं, कैसे फील कर रहा है? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो मूव नहीं कर रहा है, बट हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि भैया कुछ तो वर्क हो रहा है, अ बिट ऑफ वर्क इज गेटिंग डन। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, फिर भी वर्क हो रहा है, मतलब कि दाल में कुछ काला है। मतलब कि जो ds हम लोग लिखते हैं, दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, तो वो क्या है? दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हम जहां पे फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट के मूवमेंट को, उस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ds से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों आई बिलीव ये बात आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक, है ना। एज आई टोल्ड यू इन द इनिशियल पार्ट कि हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया सर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बात सही है, ओनली टिल इफ आई एम डीलिंग विद द पॉइंट ऑब्जेक्ट।
अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं तो क्योंकि उसका पॉइंट और सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड करता है उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो बोल सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। बट एज वी नो दैट दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट से सिस्टम बन रखा है। उस केस में हमारा सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट भी काम नहीं करेगा। तो उस केस में अगर इस पॉइंट पे हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, वो कहीं इधर हो सकता है। इफ इट इज ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक है ना, तो इधर हो सकता है। बट अगर इस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, देखो अपने फिंगर से, इस फिंगर में हीट जनरेट हो रहा होगा, आप इसको फील कर पा रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि सेंटर ऑफ मास इसका मूव कर रहा है, अयो, है ना। द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मार्कर इज मूविंग, ना जी ना, वो मूव नहीं कर रहा है। मूव क्या कर रहा है? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ऐसा नहीं कि पॉइंट पे मूव कर रहा है, हम जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट मूव कर रहा है। आपको दिख रहा होगा ना कि मेरा अभी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां पे है, अभी यहां पे है, यहां पे है, वो मूव कर रहा है। तो आई बिलीव कि मैंने बातें आपको क्लियरली समझा रखा है कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ना कि उस ऑब्जेक्ट का। और सेंटर ऑफ मास भी तभी तक सही होगा जब तक हम लोग पॉइंट मास के लिए डील कर रहे हैं। अगर हम लोग सिस्टम ऑफ पॉइंट मास के लिए डील करेंगे तो उस केस में भी वो सही नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उस केस में भी नहीं मूव करे, स्टिल द वर्क इज गेटिंग डन। इस बात को आप क्लैरिटी से समझ लो। चाहो तो वीडियो पॉज करके अपने नोट्स में इसको लिख लो, काम आएगा बाद में ना। अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे कि सर ठीक है, दिस इज द एलिमेंट्री वर्क डन, छोटा सा वर्क डन है फॉर द एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट ds1 और मे बी ds2 और जो भी ds के लिए है। तो सर टोटल वर्क कैसे लिखेंगे हम लोग ना, हाउ टू राइट द टोटल वर्क डन। तो जो आपको जो वर्क डन होगा माय डियर किड्स, दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम लिखते हैं f डॉट ds, एंड इफ आई अज्यूम दैट, इफ आई टेक दैट द फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है आई कैन कीप इट आउटसाइड, इसको बाहर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सर इसका समेशन क्या हो जाएगा, व्हाट्स गोना बी द समेशन ऑफ दिस, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल को लेकर चल रहे हैं तो आप इसको सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हो, सिग्मा एफ डेल्टा एस, और ds लिख लो, कोई उसमें कुछ ज्यादा अपने को यहाँ दिक्कत है नहीं, है ना, ऐसा लिख लो। फोर्स बीइंग कांस्टेंट, आई कैन टेक आउट दिस फोर्स, इसको बाहर ले लो, एंड समेशन के अंदर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है। Now, for the entire path from A to B, net displacement could be given as what? S. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F dot S. तो जो वर्क डन का जो डेफिनेशन आप देते हो इन द आप किसी भी पूछने पे, तो दैट इज वैलिड ओनली व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। अगर वो फोर्स कांस्टेंट है तो इस केस में बिल्कुल बिल्कुल सही है वो, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं, वो बिल्कुल सही है, बट दैट्स ओनली फॉर द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स में बिल्कुल सही है जी। इतनी बातें समझ में आ गई है, इसको आप नोट डाउन कर लो और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, है ना जी। बहुत अच्छे, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और भी इस पे चर्चा करेंगे। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? इफ एनीवन हैज कैन लेट मी नो। किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताए, है ना, अच्छी बात। चलो इसको फटाफट हम इरेज करते हैं, क्योंकि हमको और भी आगे बहुत पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि सर इसको ऐसे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। वैसे तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए भी फॉर श्योर, है ना, क्योंकि आप ही को आखिरकार एग्जाम देने हैं, हम लोग का टाइम तो हो गया है ना जी। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना बच्चों, अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट से नहीं निकलता है, ऑल 3 यू हैव टू डू गुड टू स्कोर अ गुड रैंक, है ना, अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग समझ गए हैं कि सर वर्क डन जो है उसको हम लिख सकते हैं F डॉट S, वेयर S इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखोगे आप नेट डिस्प्लेसमेंट, किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। कभी भी इसको ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को नहीं देखते हैं हम लोग, है ना जी। हाँ, नॉर्मल एग्जांपल्स में क्या दिखाता है कि ब्लॉक में एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के उस ब्लॉक के साथ उस फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो भी मूव करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि सर वो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू, है ना। मैं आगे भी और उससे बात करूंगा, पहले कुछ बातें और थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। सो द वर्क डन, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा, है ना जी। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसको मॉड को हटा के हम लोग सिंपल इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख सकते हैं Fs cos थीटा।
आई बिलीव यहां तक किसी को कोई भी इश्यूज नहीं आ रहे होंगे ना जी, ऑल गुड, चलो बढ़िया है। तो अगर इश्यूज नहीं है तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा एक बात समझो, इसी को कैन आई जस्ट राइट इट एज वर्क डन कुड बी एफ एस कॉस थीटा, और हम चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू आप एफ कॉस थीटा इनटू एस, ऐसे इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा क्लैरिटी अपने को ज्यादा रहेगा उसमें ना। सपोज कि एक फोर्स एज आई टोल्ड यू इन इनिशियल डायग्राम ऐसे लग रहा है और एट एन एंगल थीटा, और आपका वेलोसिटी ऐसे है, व्हिच मींस इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा दो बातें मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर मैं बोर्ड पे इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको यह समझना चाहिए कि हम इस बोर्ड के प्लेन में इस पॉइंट को इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहा है, ये हमारा बोर्ड के प्लेन में ऐसे जा रहा है वो, है ना, अच्छी बात है, हैविंग दैट इन माइंड। if I try to relate this diagram and this formula, let's say number 1, s cos theta क्या दिखा रहा है आपको, s cos theta is representing the displacement in the direction of force, ds cos theta would be along this way, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि that is nothing but the displacement along the direction of force, along the direction of force। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, लाइक शक्तिमान यूज्ड टू से डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, ये बहुत छोटी छोटी बातें, बट आपको समझ में आना उतना ही जरूरी है जितना कि पूरे टॉपिक को समझ में आना जरूरी है आपको, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा अच्छे से और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो इसी को हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, इसी को हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, इट इज मोर कन्वीनियंट, आप चाहे इसको यूज करो इसको यूज करो, कोई भी दिक्कत आने वाली है वैसे तो नहीं, बट या दिस इज मोर कन्वीनियंट टू यूज। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस केस शुड बी गिवन एज व्हाट पोर्शन ऑफ फोर्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा into the displacement of the particular object, है ना जी। and this is valid when we have the force vector a constant, अगर फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है तभी ये काम करता है, नहीं तो फिर हम लोग को इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ जाएगा। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, लेट अस से कि एक पॉइंट है, उसको मैंने ब्लॉक में ऐसे दे रखा है कि यहाँ पे पॉइंट इसके एक्ट कर रहा है ऑफ फोर्स, है ना, ठीक है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज 37 डिग्री और ड्यू टू दिस फोर्स, अब देखो ऐसा नहीं कि इसको वर्टिकल समझ लेना आप, है ना, कि सर वर्टिकल ऊपर क्यों नहीं उठ जा रहा है ना, कि फोर्स के कारण बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा वैसा मत समझना। ये प्लेन है, समझ कि बोर्ड ऐसे रखा हुआ है, द बोर्ड इज लाइक दिस, और इस पे बॉडी ऐसा रखा हुआ है और फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है और बॉडी इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। हाँ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स वो थोड़ा डायरेक्शन उसका ऑब्वियसली चेंज होगा, इसको आप समझो कि बोर्ड ऐसे रखा हुआ है, वरना आपका ना दिमाग में ग्रेविटी वाला फीलिंग आ जाएगी कि ऊपर की ओर जा रहा है, उठेगा नहीं, बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन। तो इसको लिफ्ट करने के लिए आप अप्लाई मोर फोर्स। अभी हम उस गमले में नहीं जा रहे हैं, इट इज लाइक एक ग्राउंड पर रखा हुआ है, फोर्स उसको ऐसे मूव कर रहा, ऐसा समझोगे तो थोड़ा समझने में ज्यादा आसानी होगा आपके लिए, है ना जी। तो लेट्स सपोज कि बॉडी यहां से यहां तक आ गया, कितने टाइम में मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्क डन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं बोलूं कि यही तो केस था, दैट इज द रीजन व्हाई हमने डीएस को इंस्टेंटेनियस वर्क डन नहीं होता है। डीएस अगर सपोज कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, अगर सपोज कि वो 1 सेकंड में हो जाए या फिर 1 घंटे में हो जाए, वर्क डन पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा। हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज कॉल्ड पावर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उस पे इंपैक्ट होगा बच्चों, बट वर्क डन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस पेन को यहां से लिफ्ट करके यहां तक ले जाना है, अब मैं इसको 1 सेकंड में कर दूं या फिर घुमा फिरा के करूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये ब्लॉक यहां से यहां तक आ गया, चाहे वो 2 दिन ले या 2 साल ले, मेरे को उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसको मान लो 10 kg, मान लो ये 10 kg है और जो नेट डिस्प्लेसमेंट है लेट्स सपोज कोई 5 मीटर,
का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आपको पता करना है कि भैया कितना वर्क किया गया इस फोर्स के द्वारा, हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी व्हिच इज हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर, कितना काम किया गया। सिंपल सवाल है, सबको पता है, आई एम श्योर कि आप मेरे से पहले इसको खत्म कर लोगे, है ना जी। चलो कर लो फिर इसको। तो मेरे को करना क्या है कि ये जो फोर्स है ना, इसका तो कुछ कंपोनेंट इस तरफ होगा, कुछ कंपोनेंट इस तरफ होगा। मेरे को इस कंपोनेंट से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ब्लॉक जो है यहां से यहां आया है along this part of the force, this component of the force, और हमने क्या देख रखा है, फोर्स along the direction of displacement। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना काम कर रहा है। अच्छा फोर्स कुछ ले लो, 20 न्यूटन ले लो जी, है ना, 20 न्यूटन का फोर्स हमने ऐसा लगाया। तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बच्चों, F cos 37, cos 37 is 4/5, 20 times 4/5, 20 times 4/5 is going to be 16 न्यूटन, है ना। तो इस तरफ बच्चों लग रहा है कितना, 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करवाता है 5 मीटर और उसका मास है 10 kg, है ना। वैसे तो मेरे को कुछ खास मतलब नहीं उसके मास से, मेरे को अल्टीमेटली मीनिंग है कि कितना डिस्प्लेसमेंट वो करवा रहा है एंड हाउ मच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दैट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन होगा हमारा क्या हो जाएगा, F cos 37 जो कि 16 न्यूटन है, और कितना डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 5 मीटर का, तो आपका 16 5 जा 80 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन क्रिएटिंग दिस मच ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम इररिलेवेंट है, मतलब नहीं है कि वो 1 सेकंड में कर रहा है या फिर 1 घंटे में कर रहा है, उससे अपने को लेना देना है नहीं, है ना जी। बहुत अच्छे, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ग्रेट, अब चलो एक और क्वेश्चंस को हम लोग करके देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और हम लोग बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आगे सीखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से एक एक चीज को नोट डाउन करते रहो और साथ में चलते रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना जी। चलिए लेट अस मूव अहेड, थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आइयो चलो जी, क्लियर हो जाओ। आई बिलीव आप लोगों ने फ्रिक्शन के वीडियोस देख रखे होंगे, है ना, सर्कुलर मोशन के वीडियोस भी आपने देख रखे होंगे, आपको सीखने में आ गया। सर्कुलर मोशन हम लोग पहले ही कर लिए ताकि रोटेशन आते आते आपको सर्कुलर मोशन का अच्छा खासा ज्ञान हो जाए और उसमें आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें दिक्कत होगा तो बाद में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, उसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है, नो बिग डील। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, दिस इंक्लाइंड सरफेस, और भैया जो एंगल बना रहा है बच्चों वो हो गया आपका 37 डिग्री का एंगल बना रहा है ना जी। और आप इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट कराया गया है, इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मास कितना हमने रखा है 10 kg। लेट्स सपोज m इज इक्वल्स टू 10 kg। ये मार्कर क्या खत्म हो रहा है शायद, चलो दूसरे मार्कर को ट्राई करते हैं ना। तो जी पूछ रहा है, बोल रहा है कि नो दिस ब्लॉक हैज बीन अप्लाइड और एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F, और ये जो ब्लॉक है बच्चों वो स्लोली मूव कर रहा है। नाउ मार्क माय वर्ड, द ब्लॉक इज मूविंग स्लोली, ब्लॉक इज मूव्ड along the plane slowly, and when I say slowly means no acceleration, slowly for 2.0 meter, है ना, 2 मीटर along the plane up इसको मूव किया गया है अंडर द फोर्स F exerted by by एक्सटर्नल एजेंट, है ना, उसको हमने कर रखा है। अब पूछा गया है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F, when acted, when case 1 acted parallel to the plane, जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखा रखा है, इस प्लेन के पैरेलल एक्ट कर रहा है तो कितना काम करेगा इन मूविंग द ब्लॉक फॉर 2 मीटर्स, और दूसरा एक्टेड पैरेलल टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड के पैरेलल उसको एक्ट किया गया तो वो कितना काम करेगा, है ना जी, वो कितना काम करेगा।
करेक्ट है? चलो अच्छी बात है, इसको थोड़ा हम देखते हैं। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू दिस, हम थोड़ा वर्क के एंगल पे उसके डिपेंडेंसी को डिस्कस करना चाहते हैं। आई वांट टू डिस्कस हाउ एंगल अफेक्ट द वर्क डन, है ना? तो देखो, वैसे तो आपको पता ही होगा कि वर्क कैन बी नेगेटिव एंड द वर्क कैन बी पॉजिटिव। क्यों जी? क्योंकि थीटा कॉस थीटा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सपोज हमको पता है कि भैया वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, अब क्योंकि थीटा पे वर्क इज डिपेंडेंट, नाउ थीटा कुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हो सकता है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यहां से वहां तक हो सकता है, और थीटा यहां से यहां भी हो सकता है ना? करेक्ट है जी? तो फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 अगर थीटा है, पहला केस देखते हैं ना, इफ एंगल थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, केस नंबर 1, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, अगर इस केस रेंज में थीटा लाई करता है, देन cos थीटा वुड बी पॉजिटिव वैल्यू, और इस केस में वर्क डन भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। ऑल गुड? चलो ठीक है, ये तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस देखते हैं, जब थीटा जो है, थीटा लाइज बिटवीन पाई बाई 2 से पाई के बीच में थीटा है, तो कॉस नेगेटिव होता है इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, तो वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन इज नेगेटिव। अच्छी बात है सर, ये तो हम समझ गए भैया थीटा के बेसिस पे कि वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बट इससे वर्क के नेचर को समझने से हम क्या समझ रहे हैं? What are we understanding by the understanding the nature of the work as in being positive or negative? इसको थोड़ा और मैं समझाता हूं। देखो, जब पॉजिटिव वर्क हो रहा है, मतलब कि ओके चलो ऐसे समझते हैं, मैं आई एम द एक्सटर्नल एजेंट, मुझे कुछ काम सौंपा गया, मुझे बोला गया भैया यहां से ईंटें उठाकर वहां रख दो, ईंटें उठाकर ऊपर ले जाओ, या फिर कुछ भी। Let's suppose कि there is one case in which I was asked to do the work, और मुझे ईंटें उठा के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक रखने हैं। पहला ईंटा इजिली रख देंगे, दूसरा ईंटा भी रख देंगे। अगर 2-3 बार मुझको ऊपर नीचे करना पड़े, आई वुड बी लाइक छोड़ो यार बहुत थक गए, है ना? तो आई एम डूइंग सम वर्क और मैं थक रहा हूं, इट मीन्स आई एम लूजिंग द एनर्जी, एंड हु द हेल आई एम द एक्सटर्नल एजेंट। मैं वो हूं जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, आई एम द एक्सटर्नल फोर्स। मैं किस पे काम कर रहा हूं? उस ईंटे पे काम कर रहा हूं। अच्छा, वो ईंटा व्हेन इट वाज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो हार्मलेस था। हाँ, वो अलग बात, अगर उसको हम जाके धक्के मार दें, लात मार दें, तो पैर में चोट लगेगी, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। बट एज ऑफ नाउ दैट ब्लॉक विथ रेफरेंस टू द अर्थ, उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, वो ऐसे पड़ा हुआ मस्ती में अपन आराम से आया लेटा हुआ है। बट इफ द सेम ब्लॉक इज नाउ पुट ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऊपर रख दिया गया मैंने उसको, अब उसमें एनर्जी आ गई, आया कि नहीं? सोच लो, अगर वो माथे पे गिर गया तो बूम, खत्म, गेम ओवर, है ना जी? तो द सेम स्टोन व्हिच वाज ऑन द ग्राउंड हैड नो एनर्जी, बट नाउ व्हेन इट इज लिफ्टेड अप टू द फर्स्ट फ्लोर, अब उसके पास एनर्जी आ गई है। कहां से आया? मैंने दिया। मेरा क्या हुआ? मैं थक गया। समझ रहे हो बात को? तो जिसपे मैंने काम किया उसमें एनर्जी आया, मैंने काम किया, मैं थक गया। अब देखो एक बात और समझो, इफ समवन हु हैज, किसने मुझे काम करने बोला था, लेट्स सपोज ना, वो किसी ने मुझे काम करने बोला था, वो ही वुड बी हैप्पी, क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव काम करा है। पॉजिटिव काम मतलब कि मैंने उस ब्लॉक को, उस ईंटे को ग्राउंड से उठाकर ऊपर रखा, मैंने किया एक पॉजिटिव काम। इस पॉजिटिव काम में तो वो तो बंदा खुश हो गया जिसने मुझे काम करने बोला था, बट अपनी वॉट लग गई है, हम थक गए जी। ऐसे वॉट लग गया, यू नो, फिजिक्स के लाइन उसको बाद में बात करेंगे, बट हम थक गए, मींस आई हैव लॉस्ट द एनर्जी। तो इस पूरे कहानी बताने का सिंपल मीनिंग है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है बच्चों, मतलब कि जो काम करने वाला एजेंट है, जो फोर्स अप्लाई करने वाला एजेंट है, वो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी कहां जाएगा? उस ऑब्जेक्ट पे जिसपे काम किया गया है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? सो व्हेन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव, इट मींस दैट source of the force is losing energy and it is transferred to the object on which the work is done। तो इस बात को लिख लो, समझ लो, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। When the work is positive, it means, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, force transfers the energy, force transfers the energy to the subject। subject मतलब, या फिर ऑब्जेक्ट रख लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है,
टू द ऑब्जेक्ट। हम जिस पे काम कर रहे हैं उसको एनर्जी दिया जा रहा है, किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। और अगर वर्क नेगेटिव है, इट मींस फोर्स विल टेक द एनर्जी। फोर्स टेक्स द एनर्जी, वो टेक्स द एनर्जी, वो उससे एनर्जी ले लेता है। फोर्स टेक्स द एनर्जी। अच्छा, एनर्जी की स्पेलिंग ही गलत हो गया, कोई नहीं, एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है ना, फ्रॉम द सिस्टम या फिर ऑब्जेक्ट, जो भी लिख लो, अपने को समझने से मतलब है ना, अच्छी बात है। अब एग्जांपल देख लो, इस चीज का एक एग्जांपल देखते हैं ना, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तो थ्योरी है, थोड़ा समझ लो है ना। एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने सपोज कि स्ट्रेच कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F। तो डेफिनेटली इस स्प्रिंग में एक फोर्स, रिट्रीविंग फोर्स आएगा, वो इस तरफ आएगा, दैट शुड बी गिवन एज k टाइम्स ऑफ x, है ना जी। तो अभी इस स्प्रिंग में एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर का, कुछ इसमें एनर्जी है, वो एनर्जी इस फोर्स के कारण आ गया, क्योंकि फोर्स ने काम किया, फोर्स लॉस्ट द एनर्जी, और इसमें एनर्जी गेन हो रखा है। अब लेट अस से, अगर मैं बोलूं आपको कि भैया इस पॉइंट से पकड़ लो इसको, यू वुड बी लाइक सस्पिशियस, कहीं सर छोड़ न दे और मेरे को हाथ में लग जाएगी चोट। आप इस बात से डरोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब इस पे एनर्जी, इसको छोड़ेंगे, इफ आई लीव दिस थिंग, तो क्योंकि ये अपने आप को स्विंग करेगा और इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात को, है ना? सॉरी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर इस फोर्स को हम थोड़ा कम कर दें, इफ आई डिक्रीज दिस फोर्स, कट करने का मीनिंग क्या है? फोर्स का गायब होना, है ना। तो गायब न करके, लेट्स नॉट वैनिश दिस, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, डिक्रीज कर लो। अब सपोज कि आपने इसको पुल कर दिया, आप एक जिम बॉय हो, आपने इसको पुल कर दिया और आपने बोला सर आप पकड़ लो, मैंने फोर्स लगाया F डैश, लेट अस से कि F डैश इससे कम है, तो क्या होगा? स्प्रिंग स्विंग करेगा। मतलब कि इस फोर्स ने कुछ पॉजिटिव काम किया नहीं, नेगेटिव काम किया। इसमें जो इसमें एनर्जी था फोर्स में, वो इससे एनर्जी ले लिया। अब बात समझ रहे हो? इसका एनर्जी था हाफ के एक्स स्क्वायर पहले, वो खत्म हो गया, है ना जी। तो कहां गया? इस भाई साहब के पास गया, ए ले लिया, तो इसके द्वारा वर्क कितना हो जाएगा? नेगेटिव। मैथमेटिकली भी देख लो, अगर ये वापस श्रिंक होकर अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाए, लेट्स सपोज हियर, और ऐसे ना, और इस तरफ फोर्स अपना जो F डैश था इस पे काम कर रहा है, तो लेट अस से कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका जो श्रिंकिंग हो गया, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग x नॉट हो गया। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या लिखोगे बच्चों आप? वर्क डन बाय स्प्रिंग, सॉरी वर्क डन बाय द फोर्स, स्प्रिंग को भी नहीं बीच में लाते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स F डैश। फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस पॉइंट से देखो तो वो इस तरफ है। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इट मींस वर्क डन होगा माइनस ऑफ F डैश और x नॉट अपने को लिख लेते हैं। इट मींस वर्क डन क्या है? नेगेटिव। तो एनर्जी कहां गया? जो इसके पास पहले था वो चला गया, तो एनर्जी तो ऐसे हवा में उड़ेगा नहीं, है ना, एनर्जी इज कंजर्व, वो एनर्जी गया इसके पास। तो अभी ऐसा तो नहीं कि फोर्स खुद ब खुद लगेगा, कोई तो कोई सोर्स होगा इस पे, है ना, देयर कुड बी सम फोर्स, सम सोर्स व्हिच इज अप्लाइंग द फोर्स, तो सारा एनर्जी उसमें चला गया। ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द योर पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वर्क डन। और इसको बहुत अच्छे से समझने की बात है, क्योंकि हमको ये बाद में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है जी बच्चों। क्लियर है ना? ओके ग्रेट। एक और केस होता है जब आपका एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो मैं इसको कहां लिख दूं? इधर लिख देते हैं, दिख रहा है ना, चलो इधर लिख देते हैं ना। केस 3 जो है when थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि अपने को पता है कि cos 90 का वैल्यू होता है जी 0। इट मींस द वर्क डन हो जाएगा आपको इस केस में, वो हो गया 0। हम इस पर चर्चा और भी करेंगे। क्लियर है ना बच्चों? ओके, तो अभी तक हमने सीख लिया कि फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी जो है वो फोर्स लूज कर रहा है और सिस्टम में एनर्जी आ रहा है, और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो फोर्स जो है वो एनर्जी सिस्टम से ले रहा है, सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है, और इस एजेंट हु इज अप्लाइंग द फोर्स उसका एनर्जी बढ़ रहा है। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होता है ना जी। चलो इतना कहानी करने के बाद हम लोग वापस इस क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और इसके हम लोग लंका लगाते हैं ना। तो फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। उसके पहले थोड़ा इसको साफ कर ले ताकि वी कैन गेट सम स्पेस जहाँ पे हम लोग अपने क्रियाकलापों को अंजाम दे सकें। ये खतरनाक था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन को यहाँ क्या कर रहे थे कि भैया ब्लॉक ऐसे स्लोली मूव किया अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F,
आप अगर फोर्स लगा रहे हैं और स्लोली मूव कर रहा है, मतलब कि काउंटर फोर्स भी तो है ही इस पे ना, देयर इज डेफिनेटली अ काउंटर फोर्स जो उसको, इस फोर्स को काउंटर कर रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई द ब्लॉक इज मूविंग स्लोली। स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। स्लोली का क्या मीनिंग है? जीरो एक्सेलरेशन। स्लोली का मीनिंग है जीरो एक्सेलरेशन। व्हेन आई से द वर्क इज स्लोली, दैट इंप्लाइज द एक्सेलरेशन इज जीरो। ओहो, तो इसी डायग्राम को यूज करते हुए बच्चों फटाफट mg नीचे की ओर, एंड वी गोना हैव mg cos ऑफ 37 डिग्री, नो डाउट एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, और एक फोर्स जो अपना है mg sin थीटा। अच्छा, तो mg sin 37 डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, इट मींस ये भैया जो फोर्स है ना, इसको काउंटर कर रहा है। कहानी खत्म। जो फोर्स है mg sin 37 को काउंटर कर रहा है, इस ग्रेविटी के पुल को काउंटर कर रहा है, जो ब्लॉक को अलोंग द प्लेन स्लाइड करने में योगदान दे रहा था, है ना, वो उसको भूमिका निभा रहा था। ठीक है जी। इट मींस वन थिंग आई गॉट टू नो दैट f इज गोना बी mg sin 37 डिग्री, और sin 37 3/5 आपको, आप तो रट गए होगे हरे तोते की तरह। तो आपको मिल गया जी f कितना है, आपका m है 10 kg, 10 टाइम्स 10 100 कर दो, और sin 37 बच्चों क्या हो गया 3/5, तो हो गया आपका 60 न्यूटन। जो फोर्स है वो 60 न्यूटन का फोर्स है। कितना मूव करा गया ब्लॉक को? 2 मीटर। तो वर्क डन कितना हो गया? एक्टेड पैरेलल टू द प्लेन। तो वर्क डन बाय द फोर्स, केस 1 का आंसर, वर्क डन बाय द फोर्स कितना हो गया बच्चों? फोर्स आपका 60 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, 120 न्यूटन का काम किया गया इस बेचारे फोर्स के द्वारा व्हेन इट वाज मूविंग अलोंग द प्लेन स्लोली। क्या बोलते हैं ना जी? चलो, इसमें कोई समझने में दिक्कत तो हुआ नहीं होगा, आप लोग काफी स्मार्ट हो, इसको कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। अब इसको आप नोट कर लो, और फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि भैया अगर इस फोर्स को पैरेलल टू ग्राउंड लगाते हैं तो कितना काम होगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 2 का। अच्छा है, आप इसको हम लोग साथ में करेंगे, है ना जी? बहुत अच्छे। तो मीनवाइल यू गाइस वीडियो पॉज करो और थोड़ा ट्राई करो, कोशिश करो। आई एम श्योर कि बहुत लोग बना लोगे, नहीं बनेगा उसके लिए हम लोग हैं, हम आपके साथ हैं ना। हम आपके साथ हैं, ऑल गुड। तो चलो फटाफट हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर फोर्स ना हॉरिजॉन्टली लग रहा है, पैरेलल टू द ग्राउंड लग रहा है, तो उसका एक ड्रॉ कर लेते हैं फोटो, क्योंकि फोटो ड्रॉ करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आई एम श्योर आपने लोअर क्लासेस में पेंटिंग वेंटिंग सीखा होगा। ओके जी, तो ये रहा आपका ऐसे है ना, आपका mg। अब देखो भैया बाकी सब तो फोर्स सेम ही रहेगा अपार्ट फ्रॉम दिस f। तो इसका mg नीचे की ओर, नो डाउट ये सबको पता है, आप लोग अब तो रट गए होगे, सपनों में भी mg को ऐसे ही लगाते होगे, mg cos 37 डिग्री। और कोई बोलेगा सर मैं सपना भी देखूं तो mg का देखूं जी अच्छी बात मत देखो, ये रहा आपका mg sin 37। तो लिख दो ना फटाफट 3/5। कौन सा छोटे बच्चे हो? अच्छा हाँ, छोटी बच्ची हो क्या? सो 3/5 इज गोना बी लाइक दिस। हाँ, आजकल मीम काफी फेमस है, छोटी बच्ची हो क्या? तो आप लोग भी छोटे बच्चे थोड़ी हो, ये फटाफट आपको पता होगा। तो चलो इसको मैं भी, क्योंकि आप बोलोगे सर मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, तो इसको लिख लो जी 4/5 mg है ना। बहुत अच्छा, ऑलराइट। अब देखो ये जो फोर्स है ना वो ऐसे लग रहा है इस तरफ, ये जो फोर्स हमने लगाया था इट इज नाउ एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। तो ऑब्वियसली इसके कंपोनेंट्स होंगे है ना, इट विल हैव, इसको मैं थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ, आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा, है ना। ऐसे ड्रैग कर दो, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग होगा जी, और एक कंपोनेंट ऐसे होगा। ये 37 है, 90 - 37, और ये आपका बैक टू पेविलियन 37 डिग्री ऐसा हो गया। ठीक है जी, बहुत अच्छे। तो फोर्स का 2 कंपोनेंट हो गया, लिख लो फटाफट। आपका हो जाएगा f cos 37, तो हो गया 4f/5, ये इस तरफ लग रहा है ना, और आपका 3mg/5 नीचे की ओर लग रहा है। एंड सिंस द ब्लॉक इज मूविंग स्लोली इट मींस दीस 2 कंपोनेंट्स हैज टू बी इक्वल। अपने को फ्रिक्शन है नहीं तो इससे कुछ खास मतलब है नहीं, नॉर्मल लिख दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, है ना। नॉर्मल से अपने को कुछ खास मतलब इसमें है नहीं। हाँ, ब्लॉक को फ्लाई नहीं करना चाहिए वरना वो नॉर्मल इंपैक्ट में आ जाएगा, जीरो हो जाएगा उस केस में, है ना। एनीवेज अलोंग द प्लेन कितना हो गया आपका फोर्स? 4f/5, जो कि 3 mg के बराबर होगा, 3 mg/5 के बराबर होगा। टिक टिक टिक।
तो आपको बच्चों फोर्स कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ m टाइम्स 10 10 10 और हो गया 4 टिक टिक टिक, ये आपके 5 टिक टिक टिक, तो 75 न्यूटन का आपका जो फोर्स हो गया कैलकुलेशंस में इस टाइम ऐसा आएगा। उस केस में कितना आया था 60, अभी 75 है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कंप्लीट फोर्स वाज काउंटरिंग द mg sin थीटा, और अभी अ कंपोनेंट ऑफ इट इज काउंटिंग दैट द ग्रेविटेशनल पुल अलोंग द प्लेन। अब कितना हमने डिस्प्लेसमेंट किया बच्चों 2 मीटर, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द फोर्स माय डियर किड्स, दैट्स गोना बी 75 टाइम्स ऑफ 2 व्हिच इज गोना बी 150 न्यूटन का काम करना, जूल का काम इसको करना पड़ गया इस केस में। क्लियर है ना? इसको फटाफट लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ऑल गुड? ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे अभी हम लोग करेंगे। टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, अभी इसको इधर ही रोकते हैं, फटाफट नेक्स्ट वीडियो पे आ जाना, वहां पे हम बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है जी? तो या वी गोना रैप इट अप नाउ इटसेल्फ। I'm going to see you guys in the next video. Till then, keep studying and keep learning, and make sure do not forget to like, subscribe, and share with your friends if you do like my teaching and the content. All good? तो मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.